CY17 अगर आप देखें, माफ कीजिएगा, FY17 के अगर आप देखें, जो इवेंट्स लाइंड अप थे, जैसे कि पहले फेड की बैठक हुई, उसके बाद ब्रेक्जिट, US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जिक्र दीपाली ने अभी किया, लेकिन सर इसके बीच में एक इवेंट एक और लाइंड अप हो गया है, वो है US में रेट हाइक। और फेडरल कमेटी ने कहा ही था कि हम कम से कम इस साल 2 रेट हाइक्स जरूर करेंगे। सर अभी ये ब्रेक्जिट के बाद जो हालात हैं उसमें आपको लगता है कि फेड 2 रेट हाइक्स के लिए जाएगा, या फिर पॉसिबिलिटी रेट हाइक्स की बहुत कम हो गई है? एंड अल्टीमेटली ये भारतीय मार्केट्स के लिए अच्छा एक इवेंट रहेगा, वहां पे रेट हाइक्स ना होना। हाँ, हमने अब तक नेगेटिव्स की बात की इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट्स। इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। मुझे नहीं लगता अगले 6 महीने तक कोई भी वेस्टर्न वर्ल्ड या यूरोपियन वर्ल्ड विल थिंक ऑफ टाइटनिंग गिवन व्हाट हैज़ हैपेंड, जब तक ये सिचुएशन स्टेबल नहीं हो जाती है। एंड US ऑल्सो आई थिंक कि माई फील इज स्टेटस को विल बी मेंटेन। दूसरा एक फ़ायदा होगा कि लिक्विडिटी आई थिंक will increase. People will take counter steps to in the fear that some countries might go into a recession or what this will lead to. So the normal pattern up till now has been to pump in liquidity. So वो will travel to markets like India. Or yes, you are right. That is the positive way of or the positive impacts of these developments. जी साथ ही मिस्टर आयमा, डोमेस्टिक फैक्टर्स पर भी आपके कमेंट लेना चाहेंगे। अब जुलाई का जो मंथ है वो भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। मॉनसून की प्रोग्रेस कैसी रहेगी जुलाई में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। मॉनसून सेशन में जो कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होने की संभावना बन रही है, GST बिल को लेकर क्या आउटकम निकल कर आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और तीसरा रहेगा अर्निंग सीजन, जहां पर हमने बीते क्वार्टर में कुछ ग्रीन शूट्स देखे हैं। तो क्या ये 3 फैक्टर एनफ होंगे मार्केट को ड्राइव करने के लिए? देखिए, डेफिनेटली GST पे जो नॉइजेज जो सरकार के, जो कल प्रधानमंत्री का भी जो इंटरव्यू था, अगर वो सब देखें तो आई थिंक दे सीम टू बी प्रिपेयर्ड कि GST विल गो थ्रू, तो वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव रहेगा। मानसून्स एज ऑफ नाउ एज इट लुक्स लाइक seem to be on course, slightly better in some areas. Third, the results, I think जो efforts अब तक सरकार ने किए हैं उसका इम्पैक्ट, जो स्पेंडिंग हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कंपनीज का टर्नओवर वो भी आप देखेंगे। तो ये सब चीज़ें टोटली विल गो इन दी फेवर। एंड बारिंग एन इंटरनेशनल इवेंट अदर देन ब्रेक्जिट की, अगर इसकी वजह से कोई और यूरोपियन नेशन, बिकॉज यूरो को अनरेवल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि करेंसी एक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रिटेन का उतना इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि करेंसी अलग थी। बिकॉज आप सोचिए, अगर मतलब उन जहाँ की कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंटरलिंक्ड एंड कोई प्रोविजन किया ही नहीं गया किसी के देश, किसी उन 26 देशों में या 27 देशों में से निकलने का। तो इफ़ दैट इज़ नॉट टू हैपन, और इन ऑल प्रोबेबिलिटी ऑल सेंसिबल पीपल विल ट्राई टू कंट्रोल इट, बट कभी कभी ऐसा होता है विनाश काल में विपरीत बुद्धि, तो उसका तो कोई मतलब तोड़ नहीं है। अभय जी, जो हमारे व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं इस वक्त, अगर आपको उनको एक रोड मैप देना हो कि ठीक है यार, ये हालात इस वक्त है मार्केट्स के, ये स्थिति है, GST बिल पास होने की बात हो रही है, अच्छा मानसून, और अच्छा मानसून रहा तो ब्याज दरों में अच्छी कटौती की पॉसिबिलिटी, अब नए गवर्नर कौन होंगे और आई थिंक उनका रुख क्या होगा, वो ग्रोथ को ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे या फिर इन्फ्लेशन को ज़्यादा टारगेट करेंगे, वो ये उन पे डिपेंड करेगा। लेकिन सर इस माहौल में सेक्टर्स टू वॉच, सेक्टर्स टू डेफिनेटली जिनको इंक्लूड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, जिनको वेटेज देना चाहिए, सर ये कुछ 1-2 सेक्टर्स का नाम लेना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए स्वाभाविक है, जब व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ 6% 7% ग्रोथ, तो मेरा मानना ऐसा है कि आप किसी सेक्टर को एक्सक्लूड नहीं, बिकॉज 7% ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल और 6% ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल अनलेस देर इज ग्रोथ अक्रॉस सेंटर। सो एंड दीज आर ऑल कनेक्टेड, especially in a developing kind of an economy where infrastructure is correlated, it is not a standalone basis. So there are obvious sectors like infrastructure, for example. I think the old sectors like which will include, then subsets would be steel, cement, तो वो सब उसमें काफ़ी कुछ आ जाता है। Banking is a part of anything that happens across the economy. So if you have to buy the growth, you tend to buy banking.
और उसके बाद बैंकिंग में खासकर नेशनलाइज्ड बैंक में काफ़ी क्लीन अप हो गया, रिकग्निशन हो गया ऑफ द, एंड विद कंपनीज लुकिंग अप अ लॉट ऑफ एनपीएस दैट people had written off or the banks had taken into account for the balance sheet, you might see some recovery in that. So these are obvious sectors, but मैं फिर भी maintain करता हूँ कि it will be at 6.5%, 7%, you are likely to see growth across sectors. Within those sectors, of course, what the investor should be looking for is companies. So I would be, say that these are obvious sectors, but I would also not say that there is going to be negativity in any sector. So I would rather stay more company specific than for the investors to stay more company specific than sector specific. एक और चीज़ सर, आप ये देखिए कि बीते 4 महीने में जिन लोगों ने रिस्क लिया, सिर्फ बीते 4 महीने में ही सर अच्छे मुनाफे में थे. जस्ट पूरे इंस्टेंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. एक ज़माने में आज से 4 महीने पहले इन्वेस्टर्स के अंदर तो एक पैनिक था ही, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग जो एनालिस्ट थे उनके अंदर भी एक दौड़ लग गई थी कि यार मैं तो इसको डाउनग्रेड करके ही रहूँगा, मैं जितना बड़ा डाउन साइड टारगेट दे दूँ उतना अच्छा है. एसबीआई पे 110 के टारगेट आए थे सर 180 पर, 150 का स्टॉक आज 216 हो गया. यानी रिस्क जिसने लिया वो पैसा कमा के बैठा. एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, अभी तक सरकार का इन्वेस्टमेंट, उनका बोरोइंग प्रोग्राम, कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. प्राइवेट स्पेस से उतना नहीं आ रहा है अब तक अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट. मैं ये जरा छोटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियाँ सर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, इन लेवल्स पे सरकार के कॉन्फिडेंस को देखते हुए, उसके एक्सपेंडिचर प्रोग्राम को देखते हुए, उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखते हुए, इस स्पेस में आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है सर? बिल्कुल. बट देखिए, अगर कुछ इसमें क्या होता है कि बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली बिकॉज द बोरोइंग इज़ वेरी हाई एंड इंटरेस्ट कॉस्ट अकॉर्डिंगली गोज अप, और अगर आप प्रोजेक्ट मतलब there is a delay in project which has happened in implementation, तो उसमें मार काफ़ी लगती है. So I would rather, given the valuations to begin with, I would rather stay with the bigger infrastructure projects or companies, because उनमें क्षमता है इसको wherewithal करने की, उनमें rebound भी will be faster than, but it will travel down to smaller companies, but a smaller company रहनी चाहिए into existence for it to travel down. और समटाइम्स यू हैव टू लुक एट वैल्यूएशन ऑल्सो. आप एसबीआई की बात कर रहे थे, आप अगर वो जब जिन्होंने भी तब टारगेट किया था 110 या 120, एक मतलब इफ समवन हैड डन बैक ऑफ द पेपर कैलकुलेशन, आई थिंक 160 में एसबीआई का वैल्यू इन टर्म वाज इक्विवेलेंट टू जस्ट द रियल एस्टेट ऑफ एसबीआई. इट वाज ऑलमोस्ट एज क्लोज टू दैट अगर किसी ने किया तो. बुक वैल्यू के नहीं बराबर था ऑड. हाँ, उनका खाली रियल एस्टेट का मैं कह रहा हूँ, छोड़िए मतलब बैंक कुछ नहीं, अगर खाली अपना रियल एस्टेट, अगर वो अपना रियल एस्टेट को वैल्यूएशन करते तो दैट वुड हैव गिवन अबाउट 150-160 पर शेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तभी देखा था. तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस सेंटिमेंट. थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा. आप सुनिए चैनल पे लोग क्या कह रहे हैं, बट उसके बाद जस्ट पुट पेन टू पेपर एंड थोड़ा बहुत करेंगे तो उसका लाभ आपको काफ़ी ज़्यादा रहेगा. जी अभय जी, बीते 3 महीने में जितने भी बड़े जानकारों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने जब अपनी सेक्टर चॉइसेस शेयर की हमारे साथ, एक नाम सबके लिस्ट में कॉमन रहा है, वो रहा है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी. लेकिन ये क्योंकि अपने आप में एक बड़ी बास्केट है, यहाँ पर ऑटो आते हैं, रिटेल स्टॉक आ जाते हैं, फिनेंशियल स्पेस भी आ जाता है. और अगर इन्हीं सेक्टर्स की आप परफॉर्मेंस देखें बीते 3 महीने में, तो जो एक्चुअल रैली शुरू हुई वो सेंट स्टॉक्स के साथ ही शुरू हुई. एनबीएफसीज ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव दे चुके हैं, ऑटो स्टॉक्स ने भी ठीक ठाक परफॉर्म किया बीते 3 महीने में. लेकिन इन पॉकेट्स में अभी भी आपको लगता है कि स्टीम बची है? जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि इन एन इकोनॉमी लाइक विच इज डेवलप्ड इकोनॉमी, इट्स अ ट्राई एंड बिकॉज आप 5 नेम मिस्टर आइमा से हमारा अगर आप देखें शायद एक संपर्क टूट गया. बारिश मुंबई में आजकल खूब हो रही है, तो आजकल संपर्क को बनाए रखना ये बहुत मुश्किल हो गया है. खैर, अगर एक बार फिर से जुड़ेंगे तो दीपाली के प्रश्न का उत्तर मैं उनसे पूरा कर लूँगा. लेकिन फॉर द टाइमिंग एक बार मार्केट्स को देखिए, इंडिसेस क्या कर रहे हैं. इंडिसेस को एक बार दिखाइए प्लीज़, एग्जैक्टली इंडिसेस क्या कर रहे हैं. फिर उसके बाद शाइना हमारे साथ है बात करने के लिए. निफ्टी अगर आप देखें 8129 अभी भी डे हाइस की ट्रेजेक्टरी के आसपास है. चंदन, निफ्टी बैंक पर आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? अब यह निफ्टी बैंक से अच्छा है किसी स्टॉक फ्यूचर को आप विद इन द बास्केट ऑफ निफ्टी बैंक आप पकड़ के चलें?
जी हाँ, मेरे हिसाब से वो बेहतर रहेगा, बट फिर भी मैं बैंक निफ्टी के लेवल की बात करूँ तो इतने वोलेटाइल मूव के बावजूद भी बैंक निफ्टी अपनी सीरीज में लगभग 1% के आसपास की बढ़त बनाई हुई है, और इस पूरी सीरीज का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो लगभग 17,680 के आसपास है, और वॉल्यूम वेटेज से जस्ट 100 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है, तो उसके चलते कोई ज्यादा पैनिक यहाँ पे नहीं देखा जाएगा। बैंक निफ्टी ने देखिए 17,000 के बॉटम बनाए थे और वहाँ पे काफी ज्यादा पुट राइटिंग थी, और उसकी वजह से यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है। ऊपर में 17,750 17,800 एक इमीडिएट हार्डल रहेगा, बट 17,350 है वो होल्ड करता हुआ नजर आएगा। तो यदि किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है बैंक निफ्टी में तो 17,350 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के 17,750 के बाउंस में कर सकते हो। अब बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो मेरे हिसाब से जैसे सिलेक्टिव बैंक्स है, लाइक केनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन सब में अच्छा खासा मूवमेंट है। और बैंक ऑफ बड़ौदा काफी दिनों के बाद में आज एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 153 के लेवल को ये पार नहीं कर पा रहा था, बट अभी डिक्लाइन के बाद इसने 153 के लेवल को पार करके वहां पे कामकाज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 158 159 तक का मूवमेंट आ सकता है।